स्वागत है सभी का। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। अंकी जी, मैनपाल जी, सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। राजस्थान की सभ्यताओं का जो अपनी सीरीज चल रही थी, भाग 6 चल रहा है आज, और इसको अपन कंप्लीट भी कर देंगे आज। भाग 6 को एक पूरा वीक, जो स्कूल व्याख्याता हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, दोनों के अंदर जो सेम सिलेबस के अंदर है, जो चारों सभ्यताएं गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा और आहड़, चारों की चारों सभ्यताएं हमने 6 दिन तक इसकी सीरीज ले ली है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। आज अपन इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आपको और कभी भी, तो दोबारा जब क्लासे लूंगा तब क्या बताऊंगा, तब भी तो बहुत सारी बातें रखनी होगी मुझे, तो तब मैं लेकर आऊंगा। उसके अलावा जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़े एक बार राजस्थान की सभ्यताएं भाग 6 के लिए। तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ में राजस्थान की सभ्यताएं, कान्हा जी, रत्नी जी, अशोक जी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मैं शुरुआत करने वाला हूं राजस्थान की सभ्यताओं का भाग 6। पूरा एक वीक सभ्यताओं को समर्पित रहा। चलो, राजस्थान की सभ्यताएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है राजस्थान की सभ्यताओं का, और पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपके कोई समस्या नहीं रहे किसी भी प्रकार की दिखने की और की। देखो, कालीबंगा सभ्यता के लोप होने के संबंध में किस इतिहासकार ने लिखा है कि संभवतः भूचाल से या कच्छ के रण की रेत से भर जाने से ऐसा हुआ हो। जो समुद्री हवाएं पहले इस ओर से नमी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी, वे ही हवाएं सूखी चलने लगी और कालांतर में ये भूभाग रेत का समुद्र बन गया। कालीबंगा सभ्यता के पतन के बारे में लिखा है। उसके लोप होने के बारे में एक इतिहासकार लिखता है कि संभवतः भूचाल से या कच्छ के रण की रेत से भर जाने से ऐसा हुआ होगा कि यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी, या जो समुद्री हवाएं हैं उनकी ओर से जो नमी आती थी, जो वर्षा का कारण बनती थी, अब वो नमी वाली हवाएं नहीं चलने लगी, सूखी हवाएं चलने लगी और यह भाग अकालग्रस्त हो गया, रेत का समुद्र बन गया। यहाँ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। तो यह कथन कालीबंगा के बारे में किसका है? परमेश्वरी जी, सुशील जी, राजकुमार जी, बिल्कुल, रत्नी जी, जल्दी से जल्दी सभी उत्तर देना। आप शुरुआत कर दो। रितेश जी नमस्ते, चलने दो। क्या उत्तर होगा? अब मैं स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। जब मेरी मेन सीरीजें आएगी तो वो और जटिल होगी, इनसे रिलेटेड ही होगी। ये मेरी क्लास सीरीजें चल रही है, ठीक है। फिर ऑल सीरीजें चलेगी, वहां और जटिलता होगी। बिल्कुल, देर साजी जी नमस्कार। चलो, इसका उत्तर होगा गोपीनाथ शर्मा। अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। कालीबंगा के पतन के बारे में कहा है कि या तो ये भूचाल से नष्ट हुई होगी, या कच्छ के रण का रेत इसके अंदर भर गई होगी, या जो समुद्र की हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं नमी वाली जो यहां बारिश कराती थी, अब वो सूखी चलने लग गई होगी। नंबर 2, कालीबंगा की किस स्तर की खुदाई में हड़प्पा से प्राचीन जानकारियां मिली है? मैंने आपको ये बताया था कि ये हड़प्पा से पहले की सभ्यता भी है, पूर्व हड़प्पा है। तो यही कह रहा है ना, हड़प्पा से पहले की जानकारियां मिली है, और हड़प्पा के साथ की भी है, हड़प्पा कालीन भी है। तो ये कह रहा है कि कालीबंगा का कौन सा स्तर ऐसा है जो हमने खुदाई की तब हमें पता चला कि हड़प्पा से भी प्राचीन है, यानी कि पूर्व हड़प्पा के अवशेष मिले, हड़प्पा से पूर्व होने के अवशेष मिले। जैसे कच्ची ईंटों का मिलना, ये पूर्व हड़प्पा को ही दर्शाता है, क्योंकि हड़प्पा के समकालीन तो हड़प्पा सभ्यता में तो जो है वो पक्की ईंटें थी, तो यहाँ पे भी पक्की ईंटें थी, लेकिन यहाँ पे कच्ची ईंटें भी मिली है। इसका मतलब वो पूर्व हड़प्पा को दर्शा रही है। आज का पेपर थोड़ा सा जटिलता की ओर जा रहा है, और धीरे धीरे मेरी जब फाइनल सीरीज आएगी वो और ही जटिल होगी। पूरा बेसिक नॉलेज अपन कर चुके हैं, बेसिक से ऊपर वाला चल रहा है। अभी से तैयारियां शुरू कर दो।
देखो कालीबंगा में मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन भी दिया था और मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा के अंदर 5 स्तर की खुदाई हुई है। कितने स्तर की खुदाई हुई है? 5 स्तर की, जिसमें जो जिसे प्रथम स्तर सबसे नीचे वाला, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर और 5 स्तर की अभी तक खुदाई हो चुकी है। 2 स्तर तो है, वो है पूर्व हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले के, और एग्जामिनर ने यही पूछा है। 3 स्तर है हड़प्पा के समकालीन है, तो उत्तर होगा प्रथम व द्वितीय स्तर। किसी का भी सही नहीं है, यह सत्य असत्यों में भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, कालीबंगा का जो हड़प्पा पूर्व के जो अवशेष मिले हैं वो प्रथम व द्वितीय स्तर की खुदाई में मिले हैं, और बाद में जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर मिला है वो मिला है हड़प्पा समकालीन स्तर का। बिल्कुल नोट कर लेना इसको अच्छी तरह से सावित्री जी, बिल्कुल। नंबर 3, कालीबंगा से संबंधित असत्य कथन है। नंबर 3, पूरा निचोड़, एग्जाम का पूरा निचोड़ हिंदी ग्रंथ अकादमी का, यूनिवर्सिटियों में चलने वाली किताबों का। हाँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बचा के रखे हैं फाइनल सीरीज के लिए। अभी मेरी सीरीज है, वो कैसी सीरीज है? मेरी सीरीज में मैं आपको 6 वीडियो लेके आ रहा हूँ एक सीरीज के। जब मैं फाइनल सीरीजें लूंगा तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा दोबारा मेरी कोई भी सीरीज के, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बचा के रखे हैं ताकि आगे भी वो अपने लिए काम करें। कालीबंगा से संबंधित असत्य कथन है, तो अगर देखें तो पक्की ईंटों का प्रयोग नालियों व कुओं में किया जाता है। मकानों की छतों के लिए केलू का उपयोग किया जाता था। मकानों की छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी की छत तैयार की जाती थी। मिट्टी की ईंटों का आकार 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर लगभग था। असत्य बताना है। तीसरे का, मैनपाल जी जल्दी से जल्दी उत्तर देना शुरू कर दो। क्या उत्तर होगा इसका? रवि जी नमस्ते। क्या कालीबंगा को अच्छी तरह से जानते हो आप लोग? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बी उत्तर दे रहे हैं। देखो, बिल्कुल कालीबंगा के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नालियों और कुओं में करते थे, ये एकदम करेक्ट है। ये बहुत करेक्ट बात है, ध्यान से समझ लो। अगर हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट हो तो अच्छी तरह से समझ लो। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कालीबंगा भी एक पार्ट है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां कच्ची ईंटों की थी, केवल कालीबंगा को छोड़कर। एक बात ढंग से समझ लो, अरे सिंधु घाटी के अंदर समस्त नालियां कच्ची ईंटों की थी। चाहे मोहनजोदड़ो चले जाओ, चाहे हड़प्पा, चाहे लोथल, धोलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, कहीं भी कोई भी स्थान हो जहां नालियां थी वहां कच्ची की थी, केवल और केवल कालीबंगा को छोड़ के। लेकिन कालीबंगा में सुव्यवस्थित नालियां नहीं थी। कालीबंगा में जो पक्की ईंटों की बनी थी वो अपने घर घर के बाहर बनी थी, पूरे शहर में नहीं थी। जैसे मोहनजोदड़ो में तो पूरे शहर की नालियां आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन कालीबंगा में ऐसा नहीं था। लोग अपने घर घर के आगे नालियां बनाते थे, तो मकान बनाते थे तो हो सकता है वो खुद ही पक्की ईंटों की नालियां बना लेते थे। ठीक है, तो एक तो चीज ये है। ठीक है, दूसरा है मिट्टी की ईंटों का आकार 30, 15, 7.5 सेंटीमीटर लगभग होता था, ये भी सही है। ईंटों की जो साइज होती थी वो 30 सेंटीमीटर होती थी। ये पूछ लेते हैं, ये क्या होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 30 सेंटीमीटर लंबी होती थी ईंट, 30 सेंटीमीटर, और चौड़ी होती थी 15 और ऊंचाई होती थी 7.5 मीटर। ये एकदम करेक्ट है। ये अनुपात भी लिख देते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात बताओ, तो ये अनुपात है। अगर सरलीकरण आ जाए तो 4:2:1 होता है। ठीक है, ये भी सही है। अब देखो बात यहां आती है, दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है।
ये कह रहा है कि मकानों की छत केलू की होती थी, ये कह रहा है कि मिट्टी की छत होती थी। इसका मतलब गड़बड़ यहां पर है कि छत कैसी होती थी। तो बिल्कुल सही है ये कि मकानों की छत है वो लकड़ी के बलियों से रोकी जाती थी। लकड़ी की बलियां बलियां छोटी 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 लकड़ी के टुकड़े, फिर उनके ऊपर मिट्टी, ऐसे बनती थी। बिल्कुल केलू का प्रयोग किया जाता था? नहीं, केलू का प्रयोग नहीं होता था। केलू जानते तो ना, यही गलत है। मकानों में केलू का प्रयोग नहीं होता था। जैसे आप देखते हो ना कि कई, जैसे इधर दक्षिणी राजस्थान में चले जाओ तो मकानों पर जो केलू रखे होते हैं मिट्टी के बने हुए, जैसे कि ईंट होती है ना उसी टाइप के, सीमेंट के भी बनते हैं, नॉर्मल ईंटों के भी, मिट्टी को पका के भी बनाए जाते हैं। चलो आगे देखो, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल है। जो भी ये देखो, इच्छाधारी औरत नाम से जो भी आईडी है, तो या तो मैं ब्लॉक कर दूंगा इसको, ठीक है। अगर आपको सच में पढ़ना है तो नाम चेंज करके आ जाओ, कोई अच्छा नाम तो रखो ताकि मैं भी ले सकूं। अब ऐसे अजीब लगता है, ठीक है। अपनी वो टाइम पास वाली क्लास है तो है नहीं कि अपन टाइम पास करते रहें, मैं भी आपकी बातों में आऊं और मैं भी टाइम पास करता रहूं। तो थोड़ा सा नाम थोड़ा सा मर्यादित हो तो थोड़ा सा मजा आए क्लास का, ठीक है। अपन को वैसे YouTube पे बहुत सारी क्लासेस चल रही है, वहां पे लो, अगर आपको करना है तो यहाँ नाम बदल के आओ, बिल्कुल अच्छा नाम रखो। इतना ईश्वर ने इतना अच्छा नाम दिया है, नाम चेंज हो सकता है, आप जाके एडिट कर सकते हो अगर आपको जानकारी नहीं है तो। चलो, निम्न में से बेमेल है। देखो, निम्न में से बेमेल है, पुरातात्विक जानकारी स्थल, पुरातात्विक जानकारी स्थल। चलो जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू कर दो। पुरातात्विक जानकारी, मछली पकड़ने का कांटा कहां से? बेमेल छाटना है क्या? गणेश्वर से मिला है, पूजा की सामग्री आहड़ से, बौद्ध मंदिर बेरार से, ईंटों के मकान गणेश्वर से। ये इसमें बेमेल छाटना आपको। अकॉर्डिंग टू स्कूल व्याख्याता केवल 4 ही सभ्यताएं आपके सिलेबस में है, गणेश्वर, आहड़, बेराट और कालीबंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट पता होने चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अच्छी तरह से तैयारी होगी तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अनीता जी राम राम। चलो जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू कर दो। विमल जी नमस्ते। एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, अपनी क्लास की भी ग्रोथ होनी चाहिए। और जल्दी ही आपके आरएस के जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। आरएस का फाउंडेशन बेस शुरू हो रहा है। अगर आपके छोटे भाई बहन 12th के एग्ज़ाम हो गए, 12th के बाद ही अगर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। 12th के साथ ही 1 साल की तैयारी भी है, 2 साल की तैयारी भी है और 3 साल की तैयारी भी है आरएस फाउंडेशन बैच के लिए। तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हो। अगर सच में बहुत अच्छी और स्तर की तैयारी करनी है और 12th के बाद ही करनी है तो कॉलेज भी करवाई जाएगी और कॉलेज के साथ में आरएस की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। हरि सिंह जी नमस्ते। और वो स्टैंडर्ड बरकरार रखा जाएगा, तो तैयारी का स्टैंडर्ड बरकरार रखा जाएगा। तो स्वागत रहेगा आपका। ऑफलाइन बैच आरएस फाउंडेशन का शुरुआत हो चुकी है और रीट के रिजल्ट के बाद में फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के बैच की ऑफलाइन शुरुआत कर देंगे। चलो देखो क्या उत्तर होगा। बिल्कुल, मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर में मिला है, पूजा की सामग्री आहड़ में मिली है, करेक्ट है, ठीक है। बौद्ध मंदिर बेराट में मिला है, एक गोल मंदिर मिला है, ठीक है, नीचे का आधार ही बचा हुआ है उसका, बौद्ध मंदिर ही है वो। ईंटों का मकान गणेश्वर में नहीं था, गणेश्वर में थे वो पत्थरों के मकान थे, ध्यान रखना। गणेश्वर के मकान कैसे थे? पत्थरों के मकान थे। ये बहुत पूछा जाता है,
तो गलत छांटना था तो हमने छांट लिया। सुमिलित कीजिए। मेनपाल जी ये डलेगी 17 तारीख के बाद में, 17 तारीख के बाद में आपको ये ऐप में मिल जाएगी। एडी सर सब बता देंगे। कुचामन के अंदर सबसे पुरानी है संस्था है, सबसे पुरानी, और सर्वाधिक सिलेक्शन लगातार देती आ रही है। करीबन 12 साल से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्था है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोरी की क्लासें हैं, बिल्कुल मेनपाल जी, थोरी की क्लासें कह रहा हूं 17 के बाद में। चलो देखो, अब सुमिलित कीजिए। आपके सामने सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 और सूची 2। गोमेद स्टेफिक की मणियां मिलान कराना है। वर्ताकार गर्तों में समाधान, बाणाग्र कपास की जानकारी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो जल्दी से जल्दी उत्तर दे दो इसका। बिल्कुल रितेश जी, जल्दी से जल्दी। एग्जाम इतना जल्दी हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड का कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो अपन बहुत अच्छी तैयारी शुरू से ही रखें, तब मजा आ जाएगा। क्लासें ये अपनी डेली शुरू होती है 9:45 पर। और बिल्कुल अभी तो बहुत टाइम लगा दिया आपने, लंबी क्लास हो गई और 5वां क्वेश्चन भी हल नहीं कर पा रहे हो। आज क्वेश्चन भी थोड़े बड़े हैं। जल्दी उत्तर दीजिए, क्या उत्तर होगा। देखो, गोमेद व स्फेटिक की मणियां, ये विशेष प्रकार के पत्थर हैं। मणियों का ऊपर मतलब है मनके, मोती, जिनका उपयोग ये आभूषण में लेते थे। गोमेद और स्फेटिक का आहड़ में। और पत्थरों का उपयोग इनमें भी लेते थे। स्फेटिक जैसे पत्थरों का प्रयोग ये मकानों की नींव में भी लेते थे। आभूषण में तो लेते ही थे, उसके अलावा मकानों की नींव में भी टुकड़े लेते थे। और स्फेटिक का प्रयोग ये पत्थर के जो औजार बनाते थे, पत्थरों के पाषाण के औजार, उनमें भी लेते थे। तो स्फेटिक का प्रयोग पत्थरों के औजार बनाने में भी होता था, मणियां बनाने में भी होता था, और मकानों की नींव में भी होता था। आहड़ में लेते थे। वर्ताकार गर्तों में समाधान, तो वर्ताकार यानी गोल वृत्त आकार के, उनके अंदर शव को डाल देते थे। ये व्यवस्था कालीबंगा के अंदर थी। बाणाग्र मिला है गणेश्वर में। बाणाग्र का मतलब होता है बाण के आगे का नुकुला हिस्सा, जो मांस को चीरने और फाड़ने में काम आता है। गणेश्वर में। कपास की जानकारी बेराट में मिली है। कपास की जानकारी कैसे मिली है बेराट में। बेराट में एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। इस टुकड़े के अंदर पंचमार्ग सिक्के मिले हैं चांदी के। तो ये जो चांदी के सिक्के मिले हैं इस सूती वस्त्र के टुकड़े में, तो सूती वस्त्र किससे बनता है, कपास से। तो कपास की जानकारी बेराट से मिली है। तो इसका उत्तर होगा बी। बिल्कुल बी दिया है, एकदम करेक्ट है। चीजों को आप समझ भी गए होंगे। बेराट सभ्यता से संबंधित सत्य है, सत्य है, सत्य नहीं असत्य है, सॉरी असत्य है, असत्य है। बेराट सभ्यता से संबंधित असत्य है। जल्दी से जल्दी उत्तर देना शुरू कर दो। यह महायान शाखा का प्रमुख केंद्र रहा है। अशोक के पोलिश युक्त स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। माइक्रोलिथिक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। नवपाषाण काल का यह प्रमुख केंद्र रहा है। छठा क्वेश्चन का आंसर देने की शुरुआत कर दो। एग्जाम का स्टैंडर्ड यही रहने वाला है। ऐसे नौकरियां नहीं मिलती है। सही तरीके से गवर्नमेंट की किताबें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की कम से कम 10 किताबों के अंदर बेराट सभ्यता का उल्लेख है। 10 किताबों में। केवल वो तो गवर्नमेंट की है, उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में चलती है वो अलग है। गाइडों को तो छोड़ो, गाइडों को तो पढ़ लिया ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं सब हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से आ रहे हैं। छठे में
अभी तक उत्तर दे रहे हैं, जो आना भी शुरुआत हो चुकी है। प्रवीण जी चलो जल्दी से जल्दी उत्तर दे दो, इतना समय मत रखो। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखें, यह महायान शाखा का केंद्र रहा है। असत्य है ना, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में, ऑप्शन में। ये बनाते वक्त कुछ चूक चूक हो गया है, क्वेश्चन ही उक चूक हो गया है। चलो मैं इसको सॉल्यूशन करवाता हूं तुम्हें। ये महायान शाखा का प्रमुख केंद्र रहा है, ये लाइन गलत है, क्योंकि बेराट हीनयान शाखा का प्रवर्तक रहा है। कौन सी शाखा का प्रवर्तक रहा है? हीनयान का। आप कहोगे सर ये कैसे पता चला कि ये हीनयान है या महायान है? देखो, जो बुद्ध की मूर्तियां नहीं पूजता है तो वो हीनयान है। तो यहां बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिली है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग यहां पर बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिली है, इसलिए ये हीनयान शाखा के केंद्र रहा है। ठीक है, बौद्ध स्तूप वगैरह तो मिलते हैं लेकिन मूर्तियां नहीं मिलती है। बुद्ध के मूर्ति पूजक होते हैं महायान वाले। ये सिंपल अंतर है। हिस्ट्री वालों को तो 20 अंतर बताऊंगा, यहाँ महायान क्या है, हीनयान क्या है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अशोक के पोलिस युक्त स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। अशोक ने जो पूरे भारत में स्तंभ, पोलिस वाले, चुनार के बलुआ पत्थरों वाले जो स्तंभ पूरे भारत में लगवाए थे, उसके टुकड़े यहां से मिले हैं। इसका मतलब है स्तंभ लिखवाया होगा, यहां पे लगवाया होगा। माइक्रोलिथिक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण काल के औजार। मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथिक कहा जाता है, और यह सभ्यता मध्य पाषाण काल की है। यहाँ पे बहुत सारे औजार मिले हैं, बिल्कुल माइक्रोलिथिक मिले हैं। मध्य पाषाण काल के औजारों को ही माइक्रोलिथिक कहा जाता है। नवपाषाण काल का यह प्रमुख केंद्र रहा है। नवपाषाण काल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें ए और डी गलत है, दो गलत है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं से हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में लिखा है, ये तो आएंगे। माइक्रोलिथिक तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछेंगे कि मध्य पाषाण काल के औजार कहां से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में बेराट से। ये तो मैं 4 ही सभ्यताएं बता रहा हूं आपको, माइक्रोलिथिक नहीं। तो अगर सभी सभ्यताएं होती ना तो मैं तुलनात्मक क्वेश्चन देता और आपको समझाता कि कौन से ताम्र पाषाण काल के हैं, कौन से पूरा पाषाण काल के हैं, कौन से पूरा पाषाण काल के हैं, कौन से उत्तर पूरा पाषाण काल के हैं, कौन से मध्य पूरा पाषाण काल के हैं। तो बहुत सारे ये काल है, पत्थरों के काल हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जो समझा दिया वो देख लो। बर्तनों का रंग लाल है, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली और सफेद रंग की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। ये मर्दबांड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखो एग्जाम में कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्तनों का रंग तो लाल है, परंतु ऊपर शीर्ष भाग में और मध्य भाग में काली रेखाएं हैं और सफेद रेखाएं हैं। प्रवीण जी बिल्कुल 6 का बोनस। आपको पता है कि आरपीएससी का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, यानी कि हद तो वो हो गई है कि जो आपके कंपटीशन, आपके जीवन मरण का जो प्रश्न है, उसके जो पेपर बनाए जाते हैं उनमें 3-3, 4-4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। मैं तो मानता हूं कि ये जो पेपर के जो विशेषज्ञ बैठते हैं या जो पेपर की जांच करते हैं, डिलीट करते हैं और करते हैं, पेपर बनाते हैं, विशेषज्ञ नाम से जाने जाते हैं, महाफर्जी होते हैं, महाफर्जी लोग हैं ये। कोई हद होती है। किसी एग्जाम में 17 क्वेश्चन तक डिलीट हुए हैं। तो ऐसे लोगों का कमेटी में क्या काम है, जिनको नॉलेज नहीं है कुछ भी रत्ती भर का। या तो उनकी बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है या कोई अन्य समस्या आ जाती होगी उनको। तो कुछ ना कुछ समस्याएं उनकी रहती है और वो समस्याएं हम पर भारी पड़ती हैं। फर्स्ट ग्रेड में पिछले से पिछले बार 2015 वाली फर्स्ट ग्रेड में करीबन 17-18 क्वेश्चन डिलीट हुए। हद तो तब हो गई। तो बर्तनों का रंग लाल, परंतु शीर्ष और मध्य भाग काली और लाल। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये कालीबंगा की विशेषता। बिल्कुल बर्तनों का रंग लाल आ जाए और उस पर अगर काली आ गई, इसमें कुछ काली है लेकिन ज्यादातर सफेद है,
तो लाल रंग पर अगर सफेद लाइनें आ जाए ना तो उसका उत्तर आप कालीबंगा कर देना। बिल्कुल करेक्ट है। 8वां, कालीबंगा में निम्न में से किस प्रकार का दाह संस्कार होता था? कालीबंगा में निम्न में से किस प्रकार का दाह संस्कार, सावित्री जी नेट नहीं चल रहा, निश्चित रूप से चल जाएगा। चलो, नेट कौन सा ले रखा है आपने? जियो ले रखा है क्या? जियो धन धनाधन। चलो देखो, चलेगा, नेट भी चलेगा। कालीबंगा में जो दाह संस्कार होते थे वो किस टाइप के होते थे? कालीबंगा में तो कालीबंगा में होते थे आयताकार गर्तों से शव को सीधा लेटा देना। बिल्कुल आयताकार गर्त बनाते थे और शव को सीधा गाड़ देते थे, उत्तर दक्षिण दिशा रखते थे और गाड़ देते थे। बिल्कुल होता था भाई। वर्ताकार गर्तों में शवादान करना, वर्ताकार का मतलब है गोल गर्त, इसके अंदर शव को है वो शव को पटक के आ जाते थे इसके अंदर। इसको जानवर वानवर खा लेते थे, फिर हड्डियों को ले आते थे, वो ऐसा कुछ करते थे। फिर उन हड्डियों को उससे जो बचते थे उसी में वर्ताकार में गाड़ देते थे, ऐसा कुछ होता था इसमें। आयताकार गर्तों में मृद बाण नीचे, ये भी सही है। क्या करते थे कि आदमी जो है उस आदमी को जला देते थे। जलाने के बाद में यानी कि यहाँ पर आग भी देते थे, जलाने के बाद में उसको कलश में डालते थे और कलश में डालकर उसकी बची जो भी जलाने के बाद हड्डियां वगैरह हैं उनको उस गड्ढे में ही डाल देते थे। उपयुक्त सभी, यानी कि एक तो देखो रिवाज ये तो है दफनाने का रिवाज, ये है शव को उस गड्ढे में डाल देते थे, जानवर वानवर खाते थे उन हड्डियों को दफनाने का। यहाँ जलाने के बाद मर्द बांड में उसके बचे हुए निक्षेप डालकर इस गड्ढे में डालकर उसे दफनाते थे। तो उपयुक्त सभी सटीक है। तांबे का दर्पण कहां से प्राप्त हुआ है? तांबे का दर्पण, तांबे को चमकाकर ऐसा बना दिया जाता था कि चेहरा देख सकते थे उससे। तो कहां से प्राप्त है? बिल्कुल गुड्डी जी। अगला क्वेश्चन, कान्हा जी, रत्नी जी, आने दो, संतोष जी। तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है, देखो तांबे का जो दर्पण है, 9वां क्वेश्चन है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? एक जब कब्र है, शवों को दफनाया भी जा रहा है ना, तो शव के पास में, शव के पास में क्या मिला है? शव के पास में दर्पण मिला है पास में। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं मिस्र के पिरामिडों जैसी बातें हो रही है कि शव के साथ कुछ चीजें दफनाई जा रही है, ऐसा कुछ अपन को लग रहा है। ये सीन है कालीबंगा का। कहाँ का है? कालीबंगा का। कालीबंगा उत्तर होगा साथियों। तांबे का दर्पण कालीबंगा। गिलुंड व भगवानपुरा किस सभ्यता का विस्तार है? ये वापस इसका क्या हो गया? गिलुंड व भगवानपुरा किस सभ्यता का विस्तार है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। गिलुंड और भगवानपुरा, ये क्वेश्चन हिंदी ग्रंथ अकादमी से पूछा गया था, क्वेश्चन आया था ये भगवानपुरा वाला, और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत कर दिया। तो एक आइडिया लगाओ कि गिलुंड व भगवानपुरा किस सभ्यता के ही विस्तार क्षेत्र में आते हैं, यानी उस सभ्यता का ही पार्ट है। वो सभ्यता बहुत बड़ी हुई धीरे धीरे, उस जैसी संस्कृति। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कितने क्षेत्र हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आपके हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, जुड्डर जोदड़ो है, चुंदड़ो है, आमरी है, तो वो सब सिंधु घाटी के तो पार्ट है। इसी प्रकार से एक सभ्यता ऐसी है जिसका बड़ा विस्तार भी हुआ और वो कहलाई आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति, और बिल्कुल इसी का अंग है गिलुंड राजसमंद में। तो ये उसी का ही तो विस्तार देखने को मिल रहा है ना, उसी का ही विस्तार है।
11वां क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने कहा कि भूकंप, आहड़ नदी का प्रवाह, बाढ़, आक्रमण आदि कोई भी नगर विध्वंस का कारण हो सकता है? किस इतिहासकार ने आहड़ के बारे में कहा है? किसके बारे में कहा है? आहड़ के बारे में। भूकंप या आहड़ नदी में कोई बाढ़ बाढ़ आई है या आक्रमण हुआ है, इसके कारण आहड़ जो शहर है वो नष्ट हो चुका है। तो कोई भी आहड़ नगर, ठीक है, उसके विध्वंस का कारण हो सकता है। तो किसने ये दिया है? भूकंप, आहड़ नदी का प्रवाह, बाढ़, आक्रमण के कारण से ये नगर समाप्त हो गए हैं। किस इतिहासकार ने आहड़ के बारे में ऐसा कहा है? बिल्कुल शिल्पा जी, उत्तर होगा इसका डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। बिल्कुल रितेश जी, करेक्ट उत्तर दिया है, गोपीनाथ शर्मा। तो रितेश जी बिल्कुल, कौन सी किताब पढ़ी थी आपने? बिल्कुल, दो मैंने जटिल क्वेश्चन पढ़े, दो जटिल दिए थे, दोनों के आपने सही उत्तर दिए हैं। तो दोनों का सही दिया है, इसका मतलब है आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी है। क्या आपने कॉलेज की किताब पढ़ी थी क्या? बिल्कुल, कॉलेज की किताब में ये दे रखा है जो यूनिवर्सिटी के अंदर चलती है, शर्मा एंड व्यास में, बिल्कुल उसके अंदर दे रखा है। 12वां, अभी तो बहुत छुपा रुस्तम क्वेश्चन आएंगे आपके, सीरीजें जो बचा के रखता हूं मैं उनमें भी काम में लूंगा ना। लाल काली धरातल वाले चमकीली पात्र, अंदर से संपूर्ण काले रंग के और बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के, ये किस स्थल से प्राप्त मर्द मांडों की विशेषता है? लाल काली धरातल वाले चमकीले पात्र हैं, अंदर से संपूर्ण काले रंग के। देखो मर्द मांड कैसा है, मिट्टी का मर्द मांड ऐसा है कि अंदर से तो पूरा काला है, लेकिन बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले हैं। यहाँ काला है, गर्दन तक काला है, और फिर उसके नीचे यहाँ संपूर्ण लाल है, यहाँ लाल रंग का है, यहाँ काले रंग का है। तो ऐसा मर्द मांड कहाँ से मिला है? सब बता दोगे मुझे लग रहा है, और बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। रत्नी जी, राजकुमार जी, गड़बड़ कर दी ना? परवीन जी, गड़बड़ कर दी? वेणु जी, मैंने बताया था ना, मैंने आपको ये बताया था कि लाल और काले मर्द बांड कहाँ की विशेषता है? लाल और काले तो आहड़ की है, आहड़ को कहा ही जाता है लाल और काले मर्द बांड वाली संस्कृति, तो आहड़ होगा ना इसका उत्तर। लाल और काले मर्द बांड कहाँ के हैं? आहड़ के हैं। उत्तर डी होगा इसका अच्छी तरह से। त्रिशूल आकृति वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। एक मुद्रा मिली है, उस पे त्रिशूल बना हुआ है, और इस मुद्रा के पीछे यूनानी देवता अपोलो की, यूनान का देवता है अपोलो, उसकी मूर्ति है, उसके हाथ में तरकस वगैरह है, तीर कमान लिए हुए है यूनान का देवता। ये सिक्का ऐसा है कि एक तरफ तो त्रिशूल है और एक तरफ देवता अपोलो है जो तरकस है, तीर है, वो लिए हुए हैं। तो त्रिशूल आकृति वाली मुद्रा भी कह सकते हो इसको, या यूनानी देवता अपोलो वाली मुद्रा भी कह सकते हो, या तीर तरकस वाली मुद्रा भी कह सकते हो। 13वें में बिल्कुल अंजू जी, रत्नी जी, अरे ये जो मुद्रा है ये यूनानी शासकों की मुद्राएं नहीं है, यूनानी शासकों की मुद्राएं बिल्कुल बेराट में है। ये यूनानी देवता अपोलो की जानकारी देने वाली मुद्रा है जिसमें त्रिशूल बना हुआ है, ये आहड़ में है, इसमें एक यूनानी लेख भी लिखा हुआ है इसी पे। तो ये देखो यूनानी, अगर आपसे पूछे यूनानी सिक्के बिल्कुल सही है, बेराट में मिले हैं इंडो यूनानी सिक्के, लेकिन त्रिशूल वाली जो है वो आहड़ में मिली है जिसमें यूनान के देवता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन 14वां, थोड़ा जल्दी फास्ट करो। निम्न में से आहड़ से संबंधित असत्य है?
क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, मेहनत वाले क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। लगातार जुड़े रहोगे और अगर 6-6 दिन तक सभ्यताएं पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन कहां से बाहर आएगा। समय है तो उसका सदुपयोग लेते हैं, और अपने जो क्लासें जब शुरुआत होगी अपनी, ये क्वेश्चन हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से हैं सबके सब, और यही तो आता है। आपने प्रवीण जी देखा नहीं है क्या? अब इन 3-4 सालों का अगर आप उठा के देखो ना पूरा सिस्टम, तो आप 3-4 सालों में ये नोटिस करोगे, 3-4 सालों में, कि पेपर के अंदर कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब क्वेश्चन किस टाइप के हैं, थोड़े से जटिलता लिए हुए सत्य असत्य वाले आ रहे हैं, जो कि गाइडों में नहीं मिल रहे हैं। सभ्यताओं के क्वेश्चन विशेषकर अगर अपन हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को देखें तो चलो देखो। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की वैज्ञानिक पद्धति से परिचित थे। बिल्कुल करेक्ट है। गंदा पानी निकालते थे तो नालियों की एक वैज्ञानिक पद्धति काम में लेती थी, जिसे कहते थे चक्रकूप प्रणाली। घड़ों का एक दूसरे पर बिठाकर पानी सोखने के गड्ढे बनाए जाते थे। बिल्कुल करेक्ट है, यही होती है चक्रकूप प्रणाली। इसमें क्या होता है कि मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, एक घड़े के नीचे दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा, चौथा घड़ा, इसमें छेद होता है। तो इसके अंदर पानी जो है, नालियों का गंदा पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता था, और इनके अंदर इधर छेद होते थे, उनसे ये पानी जमीन में चला जाता था। जैसे आप बिलिया जानते हो, सीमेंट के टॉयलेट गटरों में नीचे जब गटर बनाते हैं तो गटरों में वो बिलिया रखते हैं छेद वाले, बस वो के वही है, मिट्टी के बने होते थे। यही होती है चक्रकूप प्रणाली, ये गड्ढों में काम में लिया जाता था। ये भी करेक्ट है। और मकानों का निर्माण धूप से सुखाई गई कच्ची ईंटों से होता था। बिल्कुल करेक्ट है। आहड़ के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। नहीं, आहड़ के लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। तो उत्तर होगा डी। असत्य है डी। और ध्यान रख लेना, पक्की ईंटों का प्रयोग आहड़ में नहीं हुआ था। यही तो क्वेश्चन आएंगे। आहड़ से प्राप्त सामग्री नहीं है। 15वां, जल्दी से जल्दी बता दो, आहड़ से क्या प्राप्त नहीं हुई है? आहड़ से प्राप्त सामग्री नहीं है। फुर्ती से उत्तर चाहिए 15वें का। यूनानी भाषा में प्राप्त मुद्रा, स्फटिक पत्थरों के पाषाण उपकरण, लोहे के उपकरण, मंदिर के अवशेष। अभी देखो, आप इतने इजी क्वेश्चनों के उत्तर नहीं दे पा रहे हो। सामग्री नहीं है 15वें में। थोड़ा स्पीड से दीजिए उत्तर। अंजू जी, आपने मेरी शुरू में क्लास नहीं देखी, आप भी उत्तर बता रहे हो। मैंने बताया ना, अभी मैंने लिखवाया था तुम्हें कि स्फटिक का 3 उपयोग होता था, नींव में, आभूषण में और पाषाण उपकरण बनाने में। अभी बताया मैंने। तो यह तो सही है, आहड़ में यह तो सही है, तो फिर कौन सा गलत होगा? तो ये यूनानी भाषा, अभी बताया मैंने, अपोलो की मोहर मिली है, अपोलो की मुद्रा मिली है, जिसमें एक तरफ क्या है, त्रिशूल है, तो उससे प्राप्त मुद्रा भी हो गई। सही है, उस पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। और लोहे के उपकरण, बिल्कुल। आहड़ सभ्यता में, आहड़ सभ्यता 8 स्तर की है। कितने स्तर की है? 8 स्तर की है। और 8 स्तर में इसके अंदर लोहा भी आता है। लोहे के उपकरण यहां से ऊपरी स्तर में प्राप्त हुए हैं। मंदिर के अवशेष यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिर के अवशेष बैराट से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर डी होगा। लोहा आहड़ में मिला है, बाद में आया है। जब आहड़ सभ्यता कई चरणों में चली थी, तो वैसे तो विशेषकर ताम्र युग की है ये, लेकिन लोहे का प्रवेश भी हो चुका है। 16वां, निम्न में से आहड़ से संबंधित असत्य है। गुड्डी जी नंबर लगा के देना इस बार, ठीक है, कौन से का दे रहे हो? निम्न में से आहड़ से संबंधित असत्य है। इसके बाद में आपके सिलेबस में दे रखा है गुज्जर प्रतिहार। अगली मेरी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो गुज्जर प्रतिहारों से रिलेटेड होने वाली है, तो तैयार रहें। गुज्जर प्रतिहारों के क्वेश्चन सोमवार से आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे।
आपके सिलेबस में जो गुज्जर प्रतिहार हैं उनके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। असत्य है। देखो, आटा पीसने का गड्ढेदार पत्थर प्राप्त हुआ, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मिट्टी के पूजा का पात्र, अभी क्वेश्चन बताया था मैंने कि पूजा की जानकारी मिली है यहां से। शरीर से मेल छुड़ाने का झाबा मिला है, बिल्कुल ध्यान रखना। आहड़ के लोग हैं वो सौंदर्य का बड़ा ध्यान रखते थे, और मेल उतारने का जो मिट्टी का बना होता है ना झाबा, जो आजकल के नए बच्चों को तो क्या है, अपनी माएँ अपन को खूब रगड़ती थी उनसे झाबे से, ठीक है, तो वो जो झाबा है वो भी यहां से मिला है। चांदी का मुकुट यहां से प्राप्त नहीं हुआ है। तो आजकल के बच्चे तो है वो, विशेषकर बच्चों की साबुन अलग आती है, उनका शैम्पू अलग आता है, और उनका ये सब कुछ अलग आता है, लेकिन अपना काम पूरा झाबे से निकला है और कपड़े धोने की साबुन से निकला है। चलो देखो, निम्न में से आहड़ की विशेषताएं नहीं रही है, निम्न में से आहड़ की विशेषताएं नहीं रही है, जल्दी से जल्दी बताना शुरुआत कर दो। आहड़ की विशेषता नहीं रही है। भोजन बनाने की बड़ी बड़ी भट्टियां प्राप्त हुई है, तोल के माप व बाट मिले हैं, चमड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ, आभूषण में जस्ते के मनके का प्रयोग होता था। 17वें का उत्तर बिल्कुल स्टैंडर्ड की बुक से लिए गए क्वेश्चन है ये सब के सब। बिल्कुल भोजन बनाने की बड़ी बड़ी भट्टियां मिली है, इससे पता चलता है कि वहां दावत का पता चलता है कि किस लेवल में वो बड़े प्रोग्राम करते थे, दावतें देते थे, बड़े बड़े फंक्शन करते थे। तोल के लिए वो माप और बाट का प्रयोग करते थे, सही है। चमड़े का टुकड़ा भी यहां से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। यहां आभूषण में जस्ते के मनके नहीं होते थे, या तो होते थे पत्थर के, स्टेफिक के, या होते थे मिट्टी को पकाकर बनाए जाते थे, मिट्टी के। तो पत्थर और मिट्टी के मनके का प्रयोग यहां पे होता था। 18वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चीनी यात्री हेनसांग ने बेराट को किस नाम से अंकित किया है? यह क्वेश्चन लाइब्रेरी के एक एग्जाम में आया था जो कैंसिल भी हुआ था। क्वेश्चन इसी प्रकार का था कि चीनी, हुबहू क्वेश्चन नहीं है, एक चीनी यात्री हेनसांग ने बेराट को किस नाम से अंकित संबोधित किया है? हेनसांग आया था बेराट, बेराट आया था, उसने किताब लिखी थी सीयूकी, उस सीयूकी के अंदर इसने बेराट का वर्णन किया। हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय आया था, तब इसने बेराट को क्या कहा था? 18वां कोई बी बता रहा है, कान्हा जी, रितेश जी, चलने दो। 18वें का उत्तर चाहिए मुझे। डी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। चलो देखो, हेनसांग ने बेराट का नाम लिया है, अच्छी तरह से याद कर लेना। पीलो ये तालो और पारियात्र दोनों ही लिया है, इसका उत्तर होगा डी। भाई साहब क्या उत्तर होगा? डी, क्योंकि हेनसांग ने बेराट को पिलो ये तालो भी अपनी पुस्तक में कहा और पारियात्र भी कहा, दोनों नाम बेराट के हैं। पिलो ये तालो भी आ जाए। बुढ़ी जी ये तो क्वेश्चन आया था, पारियात्र वाला तो सीधा क्वेश्चन आया था एलडी उसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। तो ये तो सब में है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की समस्त किताबों में है ये तो। मैंने कहा ना आपको 10 किताबों में तो 10 में मिलेंगे ये। पिलो ये तालो मिलेगा, कई में पारियात्र मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल लिंक आ चुका है आपके सामने अपने नए यूट्यूब चैनल का, जिसमें शिक्षक भर्ती को समर्पित होगा ये। तो लिंक अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक भर्ती की क्लासें फिर जल्दी उस पर शुरू होने वाली है। हिस्ट्री वॉरियर चैनल लिंक आ रहा है, देखो, मेजर मिशन क्लासेस, जाके सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल पिलोमोली भीनमाल को कहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और कुचेलो, कुचेलो, कुचेलो गुज्जर प्रदेश को कहा है, जहां प्रतिहारों का राज रहा है।
प्रतिहारों के प्रदेश गुज्जर प्रदेश को हैंसांग ने क्या कहा है? कुचेलो कहा है। करेंगे अपन बात, जब प्रतिहारों की बात करेंगे तब वहां पे बात करेंगे। 19वां, निम्न में से गणेश्वर सभ्यता से संबंधित असत्य है। क्या असत्य है? बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लें अपना जल्दी से जल्दी। गणेश्वर से संबंधित असत्य है, गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यता का हिस्सा रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, रहा है। गणेश्वर ताम्र पाषाण युगीन है। तांबा युग भी चला था और पाषाण युग भी चला था, दोनों साथ में ही चले थे। इसमें तांबे की एयरपिन यहां से प्राप्त हुई है, हेयरपिन बालों में लगाने वाली। बिल्कुल गणेश्वर से हेयरपिन प्राप्त हुई है तांबे की। ये पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, और बिल्कुल कहा जाता है। और यह नवपाषाण सभ्यता का अंग नहीं रही है? रही है भाई, ताम्रपाषाण भी रही है गणेश्वर, और नवपाषाण का अंग भी रही है। नवपाषाण काल भी इसने देखा है। बीसवां, 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, ये किस सभ्यता का कालक्रम हो सकता है? जल्दी से जल्दी बता दो। 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक किस सभ्यता का कालक्रम रहा है? सोमवार को गुज्जर प्रतिहार, संडे का टाइम है, पढ़ के आना है, बिना पढ़े क्लास में आओगे? यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं प्रवचन चल रहा है यहाँ पर आगे। पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, नौकरी लगनी है, और अपन है तैयार। और मैं पूरा का पूरा, बिल्कुल नेट स्लो चल रहा है। बिल्कुल अभी आपको नेट इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि आपको अब 5G लेना होगा। यही तो है निजीकरण, यही तो स्टाइल होती है प्रमोशन की। अगर आपको 4G धीरे चलेगा तभी तो 5G लोगे, नहीं तो 5G क्यों लोगे तुम? 5G की तुम्हें जरूरत क्या है? ये तरीके हैं अपने अपने। तो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, बातों बातों में भूल गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको फंसाने वाले हो। मेरे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो बुक्स में है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 वीडियो में अपनी क्लासें कंप्लीट हो गई है। तो ये 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व की जो है वो डेट है, वो गणेश्वर पर ज्यादा सटीक बैठती है। गणेश्वर के पास में कालीबंगा तो 2300 के आसपास से लेकर 1750 या 1700 के आसपास ज्यादा सटीक बैठती है। ठीक है, 2350 भी कह सकते हो, कुछ इस विद्वान इसको सिंपल 2500 से 1500 भी करते हैं, अलग अलग बातें हैं। चलो, कल का बोनस क्वेश्चन था ये। इधर पुरातत्व जानकारी थी, इधर स्थल थे, बेमेल छाटना था। एक श्रृंगी मरण पट्टिका, बिल्कुल एक सींग वाला मानव की मरण यानी मिट्टी की, पट्टिका यानी मोहर टाइप की एक पट्टी मिली है, पट्टिका मिट्टी की, उसका ऊपर एक मानव मिला है, और उस मानव की विशेषता है कि उस मानव के एक ही सींग है। मिला है भाई कालीबंगा में। नालियों में चक्रकूप अभी बताई थी मैंने प्रणाली, आहड़ में है ये। पाषाण औजारों का कारखाना, बिल्कुल मैंने बताया था ना, माइक्रोलिथिक, अभी बताया था मैंने माइक्रोलिथिक, मध्य पाषाण वाले औजारों का, बिल्कुल है। सूत काटने का चरखा, सूत काटने का चरखा गणेश्वर में नहीं मिला है, आहड़ में मिला है, ध्यान रख लेना। तो उत्तर होगा डी। कमेंट में उत्तर नहीं दिए थे, ढूंढ डांड के उत्तर दिया करो आप लोग। डी होगा इसका। पत्रों का बांध प्राप्त हुआ है, यह है आज का बोनस। समय ज्यादा हो गया, बिल्कुल तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। समय हो गया है ज्यादा, अपन को करनी है तैयारी ढंग से, तो तैयार रहें अच्छी तरह से। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा है वो